जबकि रागिनी को वहां नर्स के रूप में देखकर महिमा हैरान रह गई। महिमा हैरानी से बोली, रागिनी तुम? रागिनी खुद को संभालते हुए बोली, हेलो डॉक्टर महिमा, कैसी हो आप? और यहाँ कैसे? महिमा बोली, मैं तो राजीव के साथ यहाँ आई हूँ। लेकिन तुम यहाँ? रागिनी बोली, वो सब लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। अभी मुझे कुछ पेशेंट को अटेंड करना है। महिमा बोली, शाम को कैफे में मिल सकती हो क्या? रागिनी अब थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो राजीव और महिमा से दूर रहना चाहती थी, लेकिन महिमा ने मिलने को कहा तो वो सोचकर बोली, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। उस शाम रागिनी बहुत देर तक सोचती रही कि महिमा से मिलूं या नहीं। वो उनकी जिंदगी में दोबारा दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो राजीव का हालचाल भी जानना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद वो कैफे चली ही गई। वहां जाकर उसने देखा कि महिमा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रागिनी को देखते ही महिमा उठ खड़ी हुई और बोली, आओ रागिनी, बैठो, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। रागिनी उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी। तभी महिमा उसका हाथ पकड़कर बोली, रागिनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। रागिनी उसकी ये हरकत देखकर थोड़ी हैरान हुई और बोली, हाँ डॉक्टर, हाँ कहिए डॉक्टर महिमा। महिमा बोली, "नी, तुम राजीव की जिंदगी में लौट आओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। महिमा की बात सुनकर रागिनी शॉक हो गई। उसने झट से महिमा से अपना हाथ छुड़वा लिया और बोली, ये क्या कह रही हो आप डॉक्टर महिमा, ये पॉसिबल नहीं है। महिमा उससे विनती करती हुई बोली, प्लीज रागिनी, मना मत करना, राजीव को तुम ही ठीक कर सकती हो। अब रागिनी वहां से उठकर जाते हुए बोली, सॉरी डॉक्टर महिमा, जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। महिमा अब थोड़ा गुस्से में उसका हाथ पकड़कर रोकती हुई बोली, क्यों नहीं हो सकता? रागिनी भी गुस्से में बोली, कैसी बीवी हैं आप डॉक्टर महिमा, शादीशुदा होते हुए भी अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत को लाना चाह रही हैं। अब महिमा बोली, वाट, ये क्या कह रही हो तुम? मैं और राजीव की पत्नी, हमारी शादी कब हुई जो मैं उनकी पत्नी बन गई? उल्टा तुम उसे शादी से पहले छोड़कर भाग गई थी। तुम्हारी वजह ही से तो राजीव की ये हालत हुई है। अब झटका लगने की बारी रागिनी की थी। वो भौचक्की सी बोली, क्या तुम और डॉक्टर राजीव पति पत्नी नहीं हो? महिमा अब गुस्से में बोली, नहीं, नहीं है। ये सच सुनकर रागिनी अभी उभर ही रही थी कि तभी महिमा ने से एक और खुलासा किया। वो बोली, तुम्हारे जाने के बाद राजीव ने उस रात पहली बार ड्रिंक की थी। ड्रिंक करके वो गाड़ी से घर लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में राजीव के पैर बेकार हो गए, उनमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। राजीव भी इस एक्सीडेंट के बाद खामोश हो गए, ना हंसते हैं ना बोलते हैं, जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। उनकी ये हालत देखकर सुमित्रा आंटी दुखी रहती हैं। उन्होंने राजीव को कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, लेकिन उनकी हालत में कोई फर्क नहीं हुआ। फाइनली मैंने ही उनसे राजीव को मुंबई में दिखाने की बात कही और राजीव को अपने साथ लेकर मैं मुंबई आ गई। महिमा अपनी बात खत्म करती हुए बोली। महिमा के खुलासे के बाद रागिनी शॉक्ड सी कुर्सी पर बैठ गई। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? कहाँ तो वो राजीव और महिमा के सुखद भविष्य के लिए सब कुछ छोड़कर आई थी, और कहाँ ये सब हो गया। उसे परेशान देखकर महिमा बोली, राजीव आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रागिनी, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लौट आओ। महिमा की बातें सुनकर रागिनी वहां से बेजान सी उठी और उठकर अपने घर की ओर चली गई। घर जाने के बाद उसे रह रह कर महिमा की कही हुई बातें याद आ रही थीं। वो सोचने लगी कि काश मैंने राजीव को छोड़कर जाने का फैसला ना लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। राजीव की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी और मैंने उन्हें दर्द के सिवा दिया ही क्या। लेकिन अब बस मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और राजीव को कैसे भी करके ठीक करूंगी। उसने खुद से ये फैसला कर लिया और अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अगले दिन सुबह उठते ही रागिनी हॉस्पिटल गई और वहां जाकर अपने काम में लग गई। कुछ देर में महिमा और राजीव डॉक्टर से मिलने आए। डॉक्टर ने राजीव की सभी रिपोर्ट्स देखी और बोला, आपकी सभी रिपोर्ट्स देख ली हैं, हम आज से ही आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। राजीव गुमसुम सा सब सुन रहा था। डॉक्टर आगे बोले, हमारे हॉस्पिटल के सबसे काबिल नर्स आपका ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी।
ये आपको एक्सरसाइज और मेडिसिन बता देंगी। इसके बाद डॉक्टर ने बेल बजाई तो वहाँ नर्स आ गई। नर्स को देखकर डॉक्टर बोला, ये रही आपकी नर्स मिस रागनी। रागनी का नाम सुनकर राजीव के दिमाग के तार एकदम से बज उठे। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने रागनी को पाया। रागनी को देखकर वो एकदम से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठ नहीं पाया। रागनी ने उसे आकर एकदम संभाल लिया। उस पल राजीव और रागनी एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। रागनी को देखकर राजीव की आंखें भर आईं और उसकी हालत देखकर रागनी की आंखें भी नम हो गईं। तभी डॉक्टर बोला, रागनी तुम राजीव को अटेंड करना, इनकी मेडिसिन वगैरह सब मैंने लिख दी हैं, तुम इन्हें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करवा देना, ओके। ये कहकर डॉक्टर चला गया। उसके जाने के बाद महिमा बोली, राजीव, मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ। ये कहकर वो भी डॉक्टर के पीछे पीछे कमरे में निकल गई। सबके जाने के बाद राजीव और रागनी कमरे में अकेले रह गए। दोनों ही कितना कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मानो होठ सिल गए हों। बहुत देर तक रागनी को निहारने के बाद राजीव बोला, कैसी हो रागनी? आज कितने समय बाद वो कुछ बोला था। रागनी बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? राजीव भरी आंखों से बोला, तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ। रागनी अब चुप हो गई, नजरें झुकाए। बहुत देर सोचने के बाद वो बोली, मुझे माफ़ कर दो राजीव, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन सब कुछ छोड़ कर आती, ना ये सब होता। आई एम सॉरी राजीव। ये कहते हुए वो राजीव का हाथ पकड़कर रोने लगी। राजीव व्हील चेयर पर बैठे हुए उसके बाल सहलाते हुए बोला, खुद को दोष मत दो रागनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा होगा, तभी ये सब हुआ। रागनी उसके हाथ थामते हुए बोली, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, देखना आप पहले की तरह चल फिर सकोगे। राजीव मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें करने लगे। उस कमरे के बाहर खड़ी महिमा उन दोनों को देखकर खुशी से भरी आंखों को पोंछने लगी। आज राजीव के चेहरे पर कितने समय बाद मुस्कुराहट आई थी, ये देखकर महिमा भी मुस्कुरा उठी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि काश ये दोनों हमेशा ही साथ रहें। कुछ देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए साथ बाहर आए और फिर महिमा राजीव को लेकर चली गई। अगले दिन से महिमा राजीव को लेकर हॉस्पिटल छोड़ने आती और फिर वापस चली जाती। उसके जाने के बाद रागनी राजीव को एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करवाती। इसके अलावा वो राजीव को अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बताती रहती। रागनी के साथ रहना और उससे बातें करना राजीव को बहुत अच्छा लगता। वो भी अपनी तरफ से ठीक होने की पूरी कोशिश करता। वो हर सुबह हॉस्पिटल जाने का वेट करता और हर शाम आने वाले कल का। रागनी के साथ उसका दिन कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। इसी तरह समय बीत रहा था। राजीव और रागनी अब काफ़ी मिल गए थे। राजीव की हालत में भी थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था। उसके पैरों में अब थोड़ी थोड़ी हरकत होने लगी थी। एक दिन हॉस्पिटल से एक पेशेंट की छुट्टी हो रही थी। वो जाते समय रागनी से बोला, रागनी जी, आपने जिस तरह मेरा ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रागनी बोली, जी कहिए। वो युवक बोला, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसकी बात सुनकर रागनी बोली, माफ़ कीजिए, लोगों की केयर करना मेरा काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनसे कोई रिश्ता बनाऊं। होप यू अंडरस्टैंड। ये कहकर रागनी वहां से चली गई। रागनी के जाने के बाद वो युवक भी मुंह लटकाए वहां से चला गया। तभी वहां कमरे से राजीव व्हील चेयर पर बाहर निकला। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसके बाद से वो थोड़ा अपसेट सा था। उस दिन एक्सरसाइज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। रागनी को लगा शायद आज मन नहीं होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो उसे खुश रखने की कोशिश कर रही थी। उस दिन घर जाने के बाद राजीव बहुत देर तक सोच में डूबा रहा। वो सोचने लगा कि मुझे लगा था कि रागनी शायद मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, लेकिन रागनी की ज़िंदगी में वैसे ही बहुत तरह के लोग आते रहते हैं। तो क्या पता वो मेरी ज़िंदगी में वापस ना आए। क्या पता बीते 1 साल में उसकी लाइफ में कोई आ चुका हो। शायद इसलिए उसने उस लड़के को मना कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि उसे पेशेंट से सिर्फ हमदर्दी हो, इसलिए वो उनसे मना कर देती हो। लेकिन मैं भी तो एक पेशेंट हूँ। हो सकता है कि उसको मुझसे भी सिर्फ हमदर्दी हो, इसलिए वो मुझसे इतना घुल मिल कर बात करती है। ऐसे में मेरा रागनी के
लौट आने की उम्मीद करना बेवजह है। इस तरह के ख्याल उसे रात भर उलझाए रहे। अगले दिन सुबह के समय महिमा राजीव को लेने आई तो राजीव ने तबीयत का बहाना बनाकर हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। उस दिन रागिनी ने बहुत देर तक राजीव का इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो उसे फ़ोन किया और ना आने की वजह पूछी। राजीव ने उसे भी तबीयत खराब होने का झूठ बोल दिया। फिर अगले 4-5 दिन भी उसने ऐसे ही झूठ बोलकर हॉस्पिटल जाना टाल दिया। महिमा को राजीव का लगातार 5 दिन हॉस्पिटल न जाना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। वो छठे दिन राजीव के घर गई और उससे बोली, क्या बात है राजीव, तुम्हारी ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई कि तुम 5 दिनों से हॉस्पिटल ही नहीं आए। राजीव उसे ऐसे ही झूठ बोलकर टालता रहा, लेकिन महिमा समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। महिमा बोली, देखो राजीव, बहाने तो तुम सारे बना ही चुके हो, अब लगे हाथ सच भी बता दो कि क्यों नहीं जा रहे हो हॉस्पिटल। फिर राजीव को मजबूरन बताना ही पड़ा। वो बोला, महिमा, जैसा कि तुम जानती ही हो, मेरी कोई जीने की इच्छा नहीं थी और ना ही मैं ठीक होना चाहता था। वो तो तुम मुझे यहाँ ले आईं और मैं आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने रागिनी को देखा तो फिर से जीने की इच्छा होने लगी। मैं खुद को ठीक देखना चाहता था। मुझ में फिर से उम्मीद जागी कि शायद रागिनी का दोबारा मिलना किस्मत का कोई इशारा हो, शायद वो मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आए। लेकिन ये सब मेरा वहम है, वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं लौटेगी। महिमा बोली, क्यों कह रहे हो, रागिनी ने कुछ कहा तुमसे? राजीव बोला, नहीं, रागिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम ही सोचो मेरी हालत क्या है। ऐसे में रागिनी मेरे पास क्यों लौटेगी? मुझे भी हक है एक खुशहाल जिंदगी जीने का। इससे अच्छा होगा कि मैं उसकी जिंदगी से चला जाऊं। महिमा बोली, लेकिन राजीव। तभी वहां रागिनी आ गई और बोली, तो ये वजह है आपकी खराब तबीयत की। रागिनी को वहां देखकर राजीव और महिमा भौचक्के रह गए। रागिनी बोली, एक समय था राजीव जब आप मुझसे शादी करना चाहते थे। आज मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, करोगे क्या मुझसे शादी? रागिनी की बात सुनकर राजीव और महिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। राजीव की तो आंखें ही भर आईं। महिमा रागिनी की बात सुनकर खुश हो गई। रागिनी ने फिर से राजीव से पूछा, बोलिए राजीव जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? राजीव का मन हुआ कि अभी रागिनी को गले लगाकर बोले कि हाँ, मैं तुमसे आज भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। उसकी चुप्पी देखकर रागिनी बोली, जवाब दीजिए राजीव जी। राजीव उससे मुंह फेरते हुए बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। राजीव की बात सुनकर महिमा बोली, ये क्या कह रहे हो राजीव? रागिनी उसे राजीव को टोकने से रोकते हुए बोली, इन्हें कहने दीजिए महिमा जी। राजीव आगे बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी की आंखों में मेरे लिए दया नहीं देख सकता। रागिनी उसके करीब आकर नीचे बैठ गई और बोली, तुम्हारी इस बात का जवाब है मेरे पास, ये देखो। ये कहते हुए रागिनी ने अपने गले से वो चैन निकाल कर राजीव को दिखाई, जो कभी राजीव ने उसे गिफ्ट की थी। उस चैन को राजीव देख ही रहा था कि रागिनी बोली, आज भी आप इस निशानी के रूप में हर पल मेरे साथ हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। राजीव उसकी बात सुनकर डबडबाई आंखों से उसे देखता रह गया। रागिनी बोली, क्या अब भी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मुझे अपनी जीवन साथी बनाने का सौभाग्य देंगे? राजीव ने पलकें झपकाकर हाँ कहा तो रागिनी उसके गले लग गई और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। महिमा उन्हें देखकर खांसने का नाटक करते हुए बोली, हम भी यही हैं वैसे। उसकी बात सुनकर राजीव और रागिनी एक दूसरे से अलग हुए और शर्मा कर मुस्कुराने लगे। रागिनी राजीव से बोली, राजीव, मैं कल ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजीव बोला, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मेरा मतलब है कि माँ भी यहाँ नहीं है और मैं भी यहाँ दूसरे शहर में हूँ, तो सब कैसे होगा? रागिनी बोली, अभी हम कोर्ट मैरिज करेंगे, बाद में जब तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, उसके बाद माँ की मौजूदगी में धूमधाम से शादी कर लेंगे। महिमा बोली, रागिनी, मैं तुम दोनों की शादी को लेकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्यों ना तुम बाद में ही धूमधाम से शादी करो? एक बार कोर्ट मैरिज, फिर मंडप में शादी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। रागिनी बोली, मैं राजीव के साथ रहकर उनका इलाज करना चाहती हूँ ताकि वो जल्दी
ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं और बिना शादी के मैं इनके साथ रहकर लोगों को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। एक एक बार राजीव पूरी तरह ठीक हो जाएं, उसके बाद माँ जी का आशीर्वाद से हम फिर से शादी कर लेंगे। तब तक हम सिर्फ कानूनी पति पत्नी होंगे, वास्तविक नहीं। रागिनी की बात सुनकर राजीव को उस पर गर्व हो रहा था और महिमा को उसकी समझदारी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। राजीव बोला, ठीक है, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। इसके बाद कुछ देर रुककर रागिनी और महिमा लौट गए। उस शाम राजीव ने अपनी माँ सुमित्रा जी को रागिनी के मिलने की खबर दी और साथ ही उससे कोर्ट मैरिज की बात कही। सुमित्रा जी पहले तो थोड़ी उलझन में थीं, लेकिन जब राजीव ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो मान गईं। सुमित्रा जी की सहमति से अगले दिन राजीव और रागिनी कोर्ट पहुंच गए। महिमा राजीव को व्हील चेयर पर लेकर आ गई। फिर कुछ लोगों की मौजूदगी में उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद महिमा ने रागिनी को राजीव सौंपते हुए कहा, आज से मेरा दोस्त तुम्हारी अमानत है रागिनी, ध्यान रखना इनका। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। इसके बाद रागिनी ने राजीव की व्हील चेयर को थामा और खुद राजीव को लेकर कोर्ट से बाहर निकल गई। आज उसने कोर्ट में राजीव से ही नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारियों से भी शादी की थी और अब वो निकल पड़ी थी उन जिम्मेदारियों को दिल से निभाने। अब राजीव और रागिनी एक साथ एक ही फ्लैट में चले गए। अगले दिन रागिनी पूरे साजो श्रृंगार के साथ राजीव को लेकर हॉस्पिटल गई तो सब उसे देखते रह गए। उसकी अचानक शादी से सब शॉक हो गए। रागिनी ने सबको बताया कि राजीव वही है जिनके नाम की चैन वो आज तक पहनती आई थी। हॉस्पिटल में सबने उन दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ की विशेस दी। अब रागिनी राजीव को हॉस्पिटल में ले जाकर एक्सरसाइज करवाती और घर में भी उसकी मेहनत का ही फल था कि राजीव की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। वैसे तो वो दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। दोनों ही अपनी शर्तों का ईमानदारी से पालन कर रहे थे। अब राजीव की हालत में पहले से सुधार हो रहा था। वो अब अपने पैरों पर थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगा था, लेकिन खड़े होते ही वो वापस बैठ जाता। रागिनी उसकी एक्सरसाइज के अलावा उसके पैरों की मालिश भी करती। वो रात दिन राजीव को ठीक करने के उपाय ढूंढती रहती और उन्हें आजमाती रहती। इस बीच सुमित्रा जी ने मुंबई आने की इच्छा जताई, लेकिन रागिनी ने उन्हें मुंबई आने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब मैं आपके बेटे को सही सलामत घर लेकर आऊंगी, तभी आप राजीव से मिलना। सुमित्रा जी ने भी उसकी बात मान ली। एक दिन रागिनी राजीव को लेकर मंदिर में आ गई। वहां उसने राजीव के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। उसके बाद वो वहीं बैठकर जाप और पाठ करने लगी। राजीव वहीं बगल में हाथ जोड़े व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। जाप पूरा होने पर वो मंदिर में माथा टेकने लगी। तभी हवा के झोंके से उसका दुपट्टा जलते हुए दिए की लौ में जा गिरा और उसने आग पकड़ ली। रागिनी अपनी पूजा में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला। राजीव की उस पर नजर पड़ी तो वो एकदम से उठा और उठकर उसने रागिनी का दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। राजीव को अपने पैरों पर खड़ा देखकर रागिनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगी कि राजीव ठीक हो गए। उन दोनों ने फिर मिलकर भगवान का आशीर्वाद लिया और घर लौट आए। राजीव आते समय आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर चलकर गाड़ी तक आया और फिर गाड़ी ड्राइव करके दोनों अपने फ्लैट पर आ गए। अगले दिन डॉक्टर ने राजीव में हुए इम्प्रूवमेंट को देखा तो रागिनी की लगन और मेहनत की बहुत तारीफ की। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक और एक्सरसाइज करने के बाद राजीव अब लगभग ठीक हो गए थे। वहां से डॉक्टर्स की इजाजत लेकर रागिनी और राजीव अपने पुराने शहर लौट आए। महिमा तो पहले ही राजीव और रागिनी की शादी के बाद घर लौट चुकी थी। अब वो दोनों भी अपने घर लौट आए थे। घर आने के बाद राजीव ने डोरबेल बजाई तो सुमित्रा जी ने दरवाजा खोला। राजीव को सामने देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजीव ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। सुमित्रा जी ने राजीव को सही सलामत देखा तो उनका दिल भर आया और उन्होंने राजीव को गले लगा लिया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि रागिनी उनसे थोड़ी दूर पीछे खड़ी थी। रागिनी को दूर खड़ा देखकर सुमित्रा जी ने रागिनी को अपने पास आने का इशारा किया तो वो दौड़ी चली आई और आकर सुमित्रा जी के गले लग गई। उसके गले लगकर वो भावुक होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ।
सुमित्रा जी उसके बाल सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब अपने भविष्य की ओर देखो। ये घर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब शादी करके तुम दोनों अपनी गृहस्थी को संभालो। सुमित्रा जी की बात सुनकर राजीव और रागिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब सुमित्रा जी ने उन दोनों की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। शादी की तैयारियों में महिमा भी मदद कर रही थी। राजीव ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता था तो उसकी जगह महिमा ही तैयारियां कर रही थी। उसे इस तरह मदद करता देख एक दिन रागिनी ने उससे अकेले में कहा, महिमा जी, आपने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया, इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया करें उतना ही कम है। आपका ये एहसान हम कैसे उतारेंगे। महिमा बोली, मेरी शादी की तैयारियों में मदद करके। रागिनी बोली, आपकी शादी। महिमा बोली, हाँ, 2 महीने बाद मेरी भी शादी है डॉक्टर धीरज के साथ। रागिनी बोली, लेकिन आप तो राजीव जी से। इतना कहकर रागिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। महिमा उसकी बात का मतलब समझ गई। वो उसे अपने बारे में बताती हुई बोली, राजीव को मैं पसंद करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि राजीव मुझे सिर्फ दोस्त समझते हैं तो मैं पीछे पीछे हट गई। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में धीरज आए। उनसे मिलकर मुझे लगा कि जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी वो ख़त्म हो गई। जिस दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था। धीरज बहुत ही सुलझे और समझदार इंसान है। मेरे बारे में सब जानने के बाद भी उन्होंने मुझे राजीव की मदद करने के लिए मुंबई भेजा। राजीव को यहाँ दिखाने का सुझाव भी उन्हीं का था। अब जब सब ठीक हो गया है तो 2 महीने बाद हम भी शादी कर रहे हैं और तुम्हें शादी की तैयारियों से लेकर सारी रस्मों में शामिल होना है। महिमा मुस्कुराती हुई रागिनी से बोली। रागिनी महिमा का हाथ पकड़कर बोली, जरूर, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिमा ने उसे थैंक्स कहा और फिर दोनों तैयारियों में लग गए। देखते देखते शादी वाला दिन भी आ गया। उस दिन राजीव और रागिनी दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जयमाला के दौरान जब राजीव ने रागिनी को देखा तो वो बस देखता ही रह गया। सुमित्रा जी तो उसकी बलाएं लेती रह गईं। महिमा और धीरज भी उनकी शादी में शामिल होने आए। जैसे ही जयमाला का कार्यक्रम शुरू होने लगा तभी किसी ने आकर शादी में खलल डाल दिया। खलल डालने वाले और कोई नहीं बल्कि रागिनी के पुराने जेठ और जेठानी थे। वो आकर बोले, ये शादी नहीं हो सकती। रागिनी हमारे घर की बहू है, हमारे छोटे भाई की विधवा, ये दोबारा शादी नहीं कर सकती। उन दोनों को वहां देखकर सब सकते में आ गए। सुमित्रा जी भी घबरा गईं। तभी महिमा आगे आई और बोली, क्यों नहीं हो सकती दोबारा शादी? कौन से कानून में लिखा है कि एक विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती? रागिनी की जेठानी बोली, हमारे घर के कानून में, हमारे यहाँ विवाह की प्रथा नहीं है। फिर वो रागिनी से बोली, और रागिनी, तुझे तो सब पता है ना, फिर भी शादी करने जा रही है। मान मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं है या बिल्कुल बेशर्म हो गई है। रागिनी अब स्टेज से नीचे उतरने लगी। राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। वो स्टेज से उतरकर नीचे आई और आकर उसने अपनी जेठानी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। रागिनी के इस वार से हैरान वो रागिनी का मुंह ताकने लगी। रागिनी बोली, तुम लोग कब से मान मर्यादा और इज्जत वाले हो गए? उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी मर्यादा जब तुम्हारे ये पति मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था? उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी शर्म जब तुमने हमारी सास का दम घोट कर उन्हें मारने की कोशिश की थी? आज मेरी जिंदगी में खुशियां लौटी हैं तो तुमसे देखी नहीं जा रही होंगी, है ना? रागिनी की बातें सुनकर उसके जेठ जेठानी हैरत में आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रागिनी उन्हें इस तरह का जवाब देगी। उनकी जेठानी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी तो बोली, बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, रुक अभी बताती हूँ। ये कहकर वो रागिनी पर हाथ उठाने लगी। तभी रागिनी ने उसका हाथ रोक लिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। तभी वहां पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों को देखकर महिमा बोली, ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर साहब, जेल में ले जाकर इनकी अच्छे से जुताई कीजिए ताकि वे अपना जुर्म खुद कबूल कर सके। महिमा के कहने पर पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ कर ले गए। वो दोनों कहते रह गए कि इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुन लीजिए। फिर रागिनी ने महिमा को थैंक्स कहा और फिर से जयमाला की रस्म शुरू हो गई। जयमाला के बाद शादी की रस्में हुई। रागिनी के बड़े भाई भाभी कन्यादान के लिए आए थे
सो उन्हीं ने रागिनी का कन्यादान किया। उसके बाद राजीव और रागिनी एक दूसरे का हाथ थामे अग्नि को साक्षी मानकर उसके फेरे लेने लगे। सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने के बाद उनकी शादी संपन्न हो गई। इसके बाद उन्होंने सुमित्रा जी और बाकी बड़ों का आशीर्वाद लिया। शादी के बाद एकांत के पलों में राजीव अपने कमरे में आया तो रागिनी से बोला, रागिनी, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए जितना करूं उतना कम होगा। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जो चाहो कह सकती हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। रागिनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मुझसे एक वादा कीजिए, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हालात हों, आप मेरे साथ रहेंगे, आखिरी सांस तक हमारा साथ रहेगा। कहते हुए रागिनी ने हाथ आगे किया। राजीव ने उसके हाथ में हाथ रखते हुए कहा, मेरा वादा है तुमसे, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राजीव की बात सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी और फिर राजीव के गले लग गई। दोस्तों,